नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चुनाव स्पेशल में। जी हां, 7वां और अंतिम चरण है यूपी में चुनाव का और सबकी निगाहें आज इन सीटों पर टिकी हैं क्योंकि मोदी सरकार के योगी सरकार के कई मंत्रियों की साख आज दांव पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी समेत यूपी के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के तहत मतदान हो रहा है। 7वें चरण में वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ और जौनपुर जिले के 54 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। 7वें चरण में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 1 करोड़ पुरुष मतदाता तो वहीं 97,08,000 के करीब महिला मतदाता हैं और अगर ट्रांसजेंडर की बात की जाए तो 1027 ऐसे मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें कि इस चरण के निर्वाचन में कुल 54 विधानसभा क्षेत्रों में 607 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 75 महिला प्रत्याशी हैं। 7वें चरण की 54 सीटों में 11 अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के पूर्ववर्ती 6 चरणों में 349 विधानसभा क्षेत्रों में पहले ही मतदान संपन्न हो चुका है। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को हुआ था और 10 मार्च को मतगणना होगी। इस चरण में कई मंत्रियों के चुनावी भाग्य का फैसला होगा। इसमें पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी वाराणसी दक्षिण से, वहीं अनिल राजभर शिवपुर वाराणसी, रविंद्र जायसवाल वाराणसी उत्तर, गिरीश यादव जौनपुर और रमाशंकर पटेल मड़ीहान मिर्जापुर शामिल है, जो कि इन तमाम सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा विधानसभा चुनाव से ऐन पहले बीजेपी छोड़कर सपा में गए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान, जो कि घोसी मऊ के विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है और बीजेपी का साथ छोड़कर इस बार सपा के गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं। सुभाष सपा अध्यक्ष पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी जहूराबाद से चुनावी मैदान में है। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ सदर सीट से उम्मीदवार हैं और बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह मल्हनी से उम्मीदवारी वाली सीट पर 7वें चरण में जो है मतदान होने वाला है। तो आपको बता दें कि पूर्वांचल में कौन भेद पाएगा इस चक्रव्यूह को, इस पर सबके निगाहें हैं क्योंकि पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में भी मतदान हो रहा है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया रहने वाली है। जिले 9 हैं जहां पर मतदान हो रहा है, विधानसभा सीटें 54 हैं जहां पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। कुल प्रत्याशी 607 हैं, तो वहीं कुल मतदाताओं की अगर बात की जाए तो 2,06,000 से के करीब जो है मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उसमें से पुरुष मतदाता 1,10,00,000 हैं। वही महिला मतदाता 96 लाख के करीब हैं। तो मतदाताओं की जानकारी आपको दे रहे हैं कि इन क्षेत्रों के मतदाता कितने हैं। महिला मतदाता 96 लाख से ज्यादा हैं। ट्रांसजेंडर 1,017 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको बता रहे हैं यूपी के इस चक्रव्यूह में 7वें चरण में 607 में से 75 महिला उम्मीदवार हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस पर कितने केस है। 170 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले हैं, जिसमें से 131 प्रत्याशियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सपा के 45 में से 26 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बीजेपी के 47 में से 26 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीएसपी के 52 में से 20 प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कांग्रेस के 54 में से 20 प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं सपा के 20 प्रत्याशियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि बीजेपी के 19 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस के 12 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
तो किस पर कितने केस दर्ज हैं ये आपको बता रहे हैं। 170 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, 131 प्रत्याशियों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं, जिनमें से बीएसपी के 13 प्रत्याशियों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं और जबकि बीजेपी के 19 प्रत्याशियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के 12 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और ऐसे ही सपा के 20 प्रत्याशी हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो किस पर कितने केस हैं ये भी आपको बता रहे। इन उम्मीदवारों के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इनके लिए आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज करने जा रहे हैं। अब करोड़पति उम्मीदवारों के बारे में भी जान लीजिए क्योंकि 7वें चरण में 607 में से 217 प्रत्याशी करोड़पति हैं। बीजेपी के 40 उम्मीदवार करोड़पति हैं तो वहीं सपा के 37 उम्मीदवार करोड़पति हैं, बीएसपी के 41 और कांग्रेस के 22 उम्मीदवार करोड़पति हैं। तो संपत्ति के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से प्रत्याशियों की संपत्ति है। कांग्रेस के 22 उम्मीदवार करोड़पति हैं। वहीं मुबारकपुर सीट से आपको बता दें मुबारकपुर सीट से एआईएमआईएम के गुड्डू जमाली सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। गुड्डू जमाली की कुल संपत्ति 195 करोड़ है। 7वें चरण में प्रत्याशियों की औसतन संपत्ति 2 करोड़ 55 लाख रुपए है। चलिए अब आपको शिक्षा के बारे में बताते हैं इन उम्मीदवारों के ग्राफिक्स के जरिए। 346 उम्मीदवारों की योग्यता स्नातक या उससे ज्यादा है तो वहीं 214 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी शैक्षिक योग्यता 5वीं से 12वीं तक के बीच में है। 6 उम्मीदवार डिप्लोमाधारी हैं, 30 उम्मीदवार साक्षर हैं और 4 उम्मीदवार निरक्षर हैं। को बताते हैं कि आखिर कौन कितना अमीर है। शिक्षा के बारे में आपको हमने जानकारी दी, करोड़पति प्रत्याशियों के बारे में आपको बताया। बीजेपी के 81% करोड़पति प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के 94% प्रत्याशी करोड़पति हैं, बहुजन समाज पार्टी के 77% प्रत्याशी करोड़पति हैं, कांग्रेस के 46% प्रत्याशी करोड़पति हैं। चलिए अब बता दें कि किन सीटों पर मतदान हो रहा है। अतरोलिया, गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़ सदर, निजामाबाद, फूलपुर, पवई, दीदारगंज, लालगंज, मेहरनगर, मधुबन, घोसी, मोहम्मदाबाद, गहना, मऊ, बदलापुर, शाहगंज, जौनपुर, मल्हानी, मुंगरा, बादशाहपुर, माछिल शहर, मरियाहू, जाफराबाद, कैराकट, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है। 54 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ भी यहां पर भी मतदान हो रहा है। सातवें और अंतिम चरण का आज मतदान हो रहा है और 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इस जो चरण में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता 607 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। चुनाव के इस चरण में बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, धनंजय सिंह की किस्मत दांव पर है। आपको बता दें यूपी विधानसभा चुनाव के 6 चरण के मतदान से पहले ही संपन्न हो चुके हैं। यूपी चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आने वाले हैं। यूपी में 7वें चरण का मतदान से जुड़ी हर अपडेट लगातार एफएम न्यूज पर हम आपको पहुंचा रहे हैं, साथ ही जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। अगर बात करें पूर्वांचल की 9 जिलों की 54 सीटों की जहां पर मतदान हो रहा है, इन जिलों में चंदौली भी शामिल है। चंदौली में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन चारों सीटों पर कुल 43 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और इसी बीच में ज्यादा जानकारी के साथ वहां पर किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, हमारे संवाददाता पवन पांडे हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। पवन, अगर चंदौली की बात की जाए, जैसे कि हम जानकारी दे रहे थे कि वहां पर 4 विधानसभा सीटें हैं जिन पर मतदान हो रहा है, कैसी तस्वीरें आ रही हैं वहां पर? जी, आपको बता दें कि यूपी के यहाँ पे चंदौली में सुबह 7 बजे से ही मतदान
प्रारंभ कर दिए गए हैं, जहाँ पे विधानसभा के मतदान हो रहे हैं, जहाँ पे जिले में बूथ 1694 हैं, कुल मतदान पार्टी 1865 है जी। संवेदन बूथ 213 है, अभी संवेदन बूथ 168 है, बूथ 4 है, बूथ 4 है, एक कास्टिंग बूथ 925 है, कुल उन्होंने 25 और सेक्टर मजिस्ट्रेट 127, माइको ऑब्जर्वर स्टेटिक प्रेसिडेंट 45 की तैनाती की गई है जी। और अगर उम्मीदवारों की बात की जाए, कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर सबकी निगाहें आज टिकी रहने वाली हैं? देखिए, चंदौली जनपद की सबसे हार्ड सीट जो कही जाने वाली है वो सहरसा विधानसभा है, जहाँ पे जो है ब्रजेश सिंह, जो कि जिनको लोग माफिया डान वगैरह कहते हैं, तो उनके सीटें हैं सुशील सिंह, और वहीं पे उनको पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के मनोज सिंह वहाँ पे प्रत्याशी हैं, जो कि उन लोगों में, दोनों लोगों में कांटे की टक्कर है जी। अगर मतदाताओं की बात करें, आप कौन से बूथ पर वहां पर मौजूद है, किस तरीके का मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है? हालांकि क्योंकि अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है तो अभी शायद संख्या कम होगी, लेकिन फिर भी तस्वीरें कैसे सामने आ रही है? देखिए, इस समय सुबह से ही 7 बजे से ही शांतिपूर्ण मतदान हो रहे हैं, और यहाँ पे लोगों में जो यहाँ पे जितने वोटर हैं, वोटर में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक बात आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे जैसे कि जो वोटर हैं, यहाँ पे कुछ वोटर हैं जो कि राशन को लेकर के कि नहीं राशन अच्छा मिल रहा है, यहाँ पे रोड अच्छी है, सड़क अच्छी है, बिजली अच्छी है, लेकिन वहीं पर अगर युवाओं की बात करें तो एक तरफा युवा वर्ग है वो काफी जैसे कि नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि वैकेंसी वगैरह नहीं आएगी, वैकेंसी वगैरह को लेकर के भी वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। जी प्रतीक्षा, अगर बात वहां पर पवन ये की जाए, क्योंकि देखिए जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर काफी उत्साह लोगों में हो सकता है, मतदाताओं में हो सकता है, लेकिन क्या मतदान को लेकर भी उतना ही उत्साह युवाओं में देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखिए मुद्दे बहुत सारे हैं, हर एक चुनाव से पहले ये तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन उन मुद्दों पर कितने ज्यादा लोग बाहर निकलकर मतदान कर रहे हैं? क्या वो तस्वीरें वैसी भी नजर आ रही हैं कि वो गुस्सा तो है, लेकिन क्या वो मतदान में तब्दील हो पा रहा है? देखिए, मतदान की बात करें तो मतदान सुबह से ही सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन अगर जितने जो यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं, भीड़ अभी उतना ज्यादा नहीं है, अभी निकल कर सामने नहीं आ रही है, लेकिन जितने जैसे लोगों में जो एक तरफ खुशी है और एक तरफ आक्रोश है, वो देखने को लेकर के ऐसा लग रहा है कि मतलब जब 1-2 घंटे के बाद जो लाइनें, जो पंक्तियां लगेंगी, वो काफी संख्या में लोग जो है यहाँ पे बूथ पे इकट्ठा रहेंगे। तो पवन ये कह सकते हैं जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये संख्या मतदाताओं की बढ़ने लगेगी धीरे धीरे, यहाँ पर ये उम्मीद हम कर रहे हैं। अगर अभी तक की बात की जाए, व्यवस्था किस तरीके की गई है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चंदौली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में तमाम जो व्यवस्था उसको के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, कैसी व्यवस्था प्रशासन की देखने को मिल रही है? देखिए, जिला प्रशासन द्वारा जो जैसे कोविड गाइडलाइन को लेकर के भी पूरा पूर्णतः पालन कराया जा रहा है, और साथ में अगर हम सुरक्षा की बात करें तो पुलिस की चप्पे चप्पे पे नजर है, हर एक पोलिंग बूथ पे पुलिस अपनी पैनी नजर बनाई हुई है। किसी को यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही जितने भी मतदान करने आ रहे हैं सभी लोगों को मतलब पैदल ही आने के लिए कहा जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पे किसी को मोबाइल नहीं लिए अंदर लेकर के प्रवेश करने दिया जा रहा है। जी प्रतीक्षा, अगर ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर इस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अगर कोविड-19 की गाइडलाइंस के पालन की बात करें, क्योंकि जब से हम पिछले 6 चरण के चुनाव में मतदान के दौरान कई जगह से ऐसी तस्वीरें भी नजर आई जहाँ पर ठीक है केसेस कम हो गए हैं, लेकिन लापरवाही लोग बरतते नजर आए। क्या चंदौली के जिस बूथ पर आप मौजूद हैं वहाँ भी कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं? जी एक बार फिर दोहराएं। पवन, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से पिछले 6 चरण में अलग अलग जगहों पर कई विधानसभा क्षेत्रों से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा था, क्या चंदौली में अच्छे तरीके से वहां पर इन नियमों का पालन हो रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, क्या उस तरीके से पालन हो रहा है वहां पर? देखिए आपको एक बता दूं कि कोविड का जो सेकेंड वेव जो चला था उसमें काफी संख्या में लोग उसके प्रकोप में आ गए थे, जिसको लेकर के देखिए
जागरूक हैं, जो कि हाथ को सैनिटाइज करके मास्क का प्रयोग करके ही मतदान करने आ रहे हैं। जी तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत जगह से ऐसी तस्वीरें आई थी जो कि डरा रही थी। हालांकि आंकड़े कम हुए हैं कोरोना के। अगर बात की जाए जिस तरीके से फर्स्ट टाइम वोटर्स में उत्साह देखने को मिलता है, वो सुबह सुबह वोट डालने पहुंच जाते हैं, क्या कुछ ऐसी तस्वीरें वहां पर आपको इस बूथ पर देखने को मिली? देखिए, यहाँ पे सुबह से ही 7 बजे से ही मतदान प्रारंभ है और जो संख्या में अभी इजाफा नहीं हुआ है। अभी धीरे धीरे करके ग्रामीण क्षेत्र है, थोड़ा सा चंदौली जनपद के मैं इस समय प्रेजेंट टाइम में ग्रामीण क्षेत्र में हूँ। यहाँ पे लोग अपना कार्य, घरों का जो गृह कार्य है वो करते हुए यहाँ पे मतदान करने आते हैं। और फिलहाल अभी बहुत संख्या में इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे दिन चलता जाएगा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नहीं संख्या में काफी जी। पवन, अपने आसपास की जरा तस्वीरें दिखाइएगा। मतदान केंद्र पर किस तरीके की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? मतदाता जो पहुंच रहे हैं उनसे भी जरा बात करने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर कौन से मुद्दे ऐसे हैं, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि बहुत सारे मुद्दे को लेकर जो युवाओं हैं उनमें गुस्सा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे। क्या एक बार मतदाताओं से बात करने की कोशिश आप वहां पर करेंगे कि किस तरीके से, किन मुद्दों पर वो मतदान करने के लिए घर से बाहर निकले हैं आज? देखिए, यहाँ पे जो मुद्दा है मैंने आपसे पहले ही स्पष्ट कर दिया। यहाँ पे इन लोगों का, युवाओं का देखिए मुद्दा एक तरफ यह है कि नहीं, मतलब यूपी की जो सरकार रही है, यहाँ पे बेरोजगारी काफी बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई है और इसको लेकर के कोई भी वैकेंसी नहीं निकली। अगर कोई वैकेंसी भी निकली तो तमाम तरीके की व्यवधान उत्पन्न हुए, अड़चन आई, जिसको लेकर के भी लोग देख रहे हैं। लेकिन वहीं एक तरफ अगर हम बात करें तो वहीं एक तरफ राशन को लेकर के, रोड को लेकर के, बिजली को लेकर के, जैसे कि 2017 से पूर्व आपको बता दें प्रतीक्षा की 2017 से पूर्व जैसे यहाँ पे बिजली मिलती थी, 4 से 5 घंटे 6 घंटे बिजली मिलती थी और एक हफ्ता दिन और एक हफ्ता रात में बिजली मिलती थी। लेकिन आज मतलब 2017 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो बिजली 18 से 20 घंटा ग्रामीण क्षेत्र में मिलने लगी। तो इसको लेकर के भी जो यहाँ पे राशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो यहाँ पे बांटा जा रहा है वो महीने में 2 बार दिया जा रहा है। इसको लेकर के भी लोग मतलब देख रहे हैं कि नहीं, सरकार फिर से वही आनी चाहिए। लेकिन हालांकि अगर बेरोजगारी वहाँ पे युवा वर्ग जो है वो काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, उनके मन में जी। पवन, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता मऊ से उमाकांत भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। उमाकांत, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी। उमाकांत, मऊ की अगर बात करें तो वहां से कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, क्या मतदाताओं की भीड़ वहां पर जुटनी शुरू हो गई है? हम आपको बता दें कि मऊ जनपद में 4 विधानसभाएं हैं, जिसमें मऊ सदर, घोसी विधानसभा, मधुबन विधानसभा और मोहम्मदाबाद कोहना विधानसभा है, जिसमें सबसे खास सीट मानी जाने वाली मऊ सदर की है, जो कि पूर्व मुख्तार अंसारी के बेटे, जो कि उनके बेटे अब्बास अंसारी जो मऊ सदर से चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा के प्रत्याशी अशोक सिंह के द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है मुख्तार अंसारी के बेटे के खिलाफ। तो इसके क्रम में देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, क्योंकि अशोक सिंह जो उनके भाई मन्ना सिंह थे, उनके भाई को मुख्तार अंसारी के द्वारा मरवाने की बात आई थी, तो उसको भी लेकर के इस चुनाव में मुद्दा बनाया गया है कि जिन लोगों को, जिनकी माँ का साया गायब हुआ है, जिनका क्या नाम है कि भाई का साया गायब हुआ है, तो इस लोग को लेकर के जनता के भी संपत्ति पाने को मिल रहा है। वही अगर देखा जाए घोसी विधानसभा का, तो घोसी विधानसभा से दारा सिंह चौहान जो कि भाजपा में योगी सरकार में मंत्री भी रहे हैं और पूर्व विधायक जो विजय राजभर है जो भाजपा से है, वो अभी चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कांटे की लड़ाई दिख रही है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि सपा और बसपा और ये भाजपा तीनों कांटे की टक्कर चल रही है। और अगर बात किया जाए मधुबन विधानसभा से, तो मधुबन विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी रामविलास चौहान जी हैं, तो वही सपा से प्रत्याशी उमेश चंद पांडे जी हैं, क्योंकि पूर्व विधायक सुधाकर सिंह के द्वारा नामांकन किया गया था मधुबन विधानसभा से, लेकिन किसी कारणवश उनका पर्चा काटना और उमेश चंद पांडे को मधुबन विधानसभा से विधायक के लिए चयन किया जाना एक अपने आप में बगावत लिखी गई। और यह बगावत एक जनसभा को संबोधित करते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि मधुबन और घोसी
के प्रत्याशियों को हरा करके हमारे अपमान का बदला लिया जा सकता है। इस तरह के अखिलेश यादव के पार्टी में रहे पूर्व विधायक सुधाकर सिंह का कहना था। तो कहीं न कहीं मधुबन विधानसभा से बिहार के राज्यपाल के बेटे रामविलास जी हैं, तो वही पूर्व विधायक उमेश पांडे जो बसपा में 2 बार मधुबन विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं, वहां भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। तो कई ऐसी सीटें हैं उमाकांत वहां पर जहां पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। पवन, आपके पास लौटूंगी। अगर वहां चंदौली के समीकरणों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो किस तरीके से वहां पर समीकरण नजर आ रहे हैं कि आखिर कौन से ऐसे मुद्दों के साथ साथ, जैसे कि मुद्दों की लेकर हमने पहले बात की, लेकिन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो किसी पार्टी के फेवर में जा सकते हैं और उसको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? हम आपको बता दें कि यहाँ पर बेरोजगारी के मुद्दे आ रहे थे, विकास के मुद्दे आ रहे थे। जो छात्र हैं वो बेरोजगारी को लेकर के आए दिन सवाल कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं महंगाई है, बेरोजगारी है, और इसको देखा जा रहा था। तो कुछ वर्गों में ये देखा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा विकास किए गए हैं, विकास को ही देखा जा रहा है। तो दोनों पहलू इस पर लड़ रहे हैं। तो ये देखा जाएगा कि आज इस मुद्दे पे मतदान हो रहा है। हम कुछ लोगों से जानने का भी कोशिश करेंगे कि किस तरह का आप किस मुद्दे पर आप मतदान कर रहे हैं और क्या है। जी, हम कहेंगे कैमरामैन को कि आप दिखाएं यहाँ की तस्वीरें जो कोपागंज बापू इंटर कॉलेज में जो भी है अपने वोट देने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे कोविड को देखते हुए सेंट्राइज की भी व्यवस्था की गई है। मैं कहूंगा कैमरामैन से कि कोविड को देखते हुए सेंट्राइज की भी व्यवस्था की गई, इसको ही दिखाएं। और साथ ही साथ मैं उस काउंटर पे विजिट करूंगा जहाँ पे मतदाता अपने वोटों को देने के लिए पहुंचे हुए हैं। और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सभी लोग आसानी से अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कैमरामैन को कि थोड़ा दिखाएं किस तरह से लोग अपने वोटों का प्रयोग कर रहे हैं। सुरक्षा के भी इंतजाम है, महिला की अलग लाइन है, पुरुषों की अलग लाइन है। आइए हम कुछ और मतदाताओं से बात करते हैं कि किन मुद्दों पे उन्होंने अपना वोट दिया है, क्या है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इधर और दिखाएं कि क्या है। इधर जो लोग लगे हुए सुरक्षा के कैसे इंतजाम है। आइए सुरक्षा के दृष्टि से पूछा जाए यहाँ पे जो तैनात है। सर क्या नाम है आपका? यहाँ पे सुरक्षा को लेकर किस तरह से इंतजाम है? बहुत अच्छा इंतजाम है। कोई किसी प्रकार की समस्या तो नहीं हो रही है? कोई समस्या नहीं है। जनता बहुत जागरूक है, लाइन लगा के अपना जो है मत का प्रयोग कर रही है। इसी क्रम में और मैं हम लोगों से भी बात करते हैं जो कोविड को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ये बताएं कि कोविड का अभी समय समाप्त नहीं हुआ है, कोविड चल रहा है, तो आप लोग क्या ध्यान दे रही है? क्या हमारा तो ड्यूटी लगा है, मैं कैमरामैन से कहूंगा इधर भी दिखाएं कि किस तरह से कोविड को भी ध्यान में रखा जा रहा है और क्या स्थिति बनी हुई है। मैं कहूंगा कैमरामैन को थोड़ा इधर भी दिखाएं क्या दृश्य है, चुनाव के दौरान क्या दृश्य है। उमाकांत, आपके आसपास जो मतदाता हैं जिन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है, आप उनके बीच में मौजूद हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश करिए, उनसे पूछिए कि आखिर कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिन पर वोट डालकर वो आ जाए हैं और क्या सिर्फ मुद्दों पर वोट डाला है या चेहरों पर डाला है? अभी वोट देकर के आई हुई है, मैं उनसे भी जानने का कोशिश करता हूँ कि किन मुद्दों को इन्होंने मतदान किया। आइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या आपने वोट दे दिया है? हाँ, दे दिए। किन मुद्दों पर आपने वोट दिया है? क्या करके दिया है वोट?
महंगाई पे या बेरोजगारी पे या किस चीज पे आपने वोट दिया है? महंगाई भी तेज हो गया है, महंगाई भी तेज हो गया है, रोजगारी भी नहीं है लड़का लोग को। तो महंगाई पे आपने वोट दिया है? हाँ दिए, तो सबको देना जरूरी है, ये आपका अधिकार है। हाँ अधिकार है। इसी क्रम में और लोगों से भी हम जानने का कोशिश करते हैं जिन्होंने अपने मतों का प्रयोग किया है। उमाकांत, आप लोगों के पास पहुंच जाइए, तब तक पवन हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पवन के पास चलते हैं। पवन, अगर जिस तरीके से गाँव से सामने आ रही है, काफी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद, क्या नाम है आपका? और बता भी रहे हैं वहाँ अगर बात की आपने किन मुद्दों पे आप वोट दिए? रोजगार से दिए। क्या उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है? रोजगार ऐसा तो रोजगार तो दिए है, रोजगार। उमाकांत, मैं लौटूंगी आपके पास। पवन, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? पवन, जिस तरीके से मऊ से तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं, मतदाता है वो काफी तैयारियों को लेकर, अगर आपके बूथ की तस्वीरें देखना चाहें कि इस तरीके की तस्वीरें उस बूथ पर नजर आ रही है, जरा कैमरामैन को कहिएगा कि थोड़े से आसपास की तस्वीरें भी दिखाएं कि किस तरीके से पूरा बूथ पर वहां पर तस्वीरें नजर आ रही हैं। देखिए, आपको प्रतीक्षा कि यहाँ पे बूथ पे जिला प्रशासन द्वारा इंतजाम किए हैं। हमारे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ पे हैं सुरक्षा के दृष्टि लोग लगाए गए हैं। यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हर एक पर इन लोगों की पैनी नजर बनी हुई है। अगर कहीं से भी कोई सुरक्षा में कोई चूक न हो जाए, कोई व्यवस्था को लेकर के कोई अड़चन उत्पन्न हो जाए, इसको लेकर के जिला प्रशासन द्वारा पहले से ही सुरक्षा कर्मियों को काफी निर्देश दिए गए हैं और ये लोग उसी तरीके से निर्देशों का पूर्णतः पालन कर रहे हैं। जी पवन, आप बने रहिए हमारे साथ। उमाकांत लगातार से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। उमाकांत, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी, मैं और बात कराना चाहता हूँ जो अभी अपने मतों का प्रयोग करके आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। क्या आपने मतदान कर लिया? जी। किन मुद्दों पे आपने मतदान किया है? अरे सरकार अच्छी बने और क्या। इस लोगों को कहना है कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी है, किसान बदहाल है, कि महंगाई बढ़ेगी, हमारा मत देने का अधिकार है, मत दे दिया। देखिए, इस तरह से आपने बता, आइए हम आपसे क्या नाम है आपका? आप वोट दे दिया? हाँ। किन मुद्दों पर आपने वोट दिया है? क्या आपने करके दिया है आपने मतदान? क्या महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान बदहाल है, क्या क्या मुद्दे हैं आपके वोट देने का? ठीक है, इसी तरह में और लोगों से भी हम जानने का कोशिश करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? आप बताएं कि मतदान कर लिया है? और लोगों से भी हम जानने का कोशिश करते हैं कि मतदान किस तरह से हो रहा है। और कैमरामैन से मैं कहेंगे कि पूरी तस्वीर को फिर दिखाएं एक बार कि किस तरह से लंबी लाइन लगी हुई है अपने मतों का प्रयोग करने के लिए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं, प्रशासन भी अलर्ट है, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है, अपने सुरक्षा से अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। जी, तो मऊ से तस्वीरें काफी अच्छी बूथ से नजर आ रही है क्योंकि काफी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। उमाकांत, आप तक जी तस्वीरें काफी अच्छी नजर आ रही है बूथ पर क्योंकि भीड़ काफी पहुंची है। और ऐसे में अगर बात की जाए जैसे युवा है, उस भीड़ में क्या युवा ज्यादा संख्या में दिखाई दे रहे हैं? जी, युवा भी ज्यादा संख्या में दिखाई दे रहे। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी और जो हम लोग शिक्षा के पाने के बाद कोई रोजगार नहीं मिला है, किसान बदहाल है, तो सबसे ज्यादा विकास के मुद्दे ज्यादा आ रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर हमने वोट दिया है। इसी क्रम एक महिला जो वोट दे चुकी है, आई है, उनसे भी हम जानते हैं किन मुद्दों पर उन्होंने वोट दिया है। क्या नाम है आपका? आपने वोट दे दिया है? आपने किस मुद्दे पर वोट दिया है? महंगाई पे या बेरोजगारी पे या विकास पे, किस चीज पे दिया है? रोजगार पे। आप बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार से आपको कुछ उसका लाभ मिला कि नहीं मिला? मिला है, तो आप लाभ को देख करके काम किए। आइए और इसी क्रम में जानने का कोशिश करते हैं। और महिलाएं भी वोट लेकर के आई है। क्या नाम है आपका? आपने वोट दे दिया है? आपने वोट दिया तो किस मुद्दे पे दिया है? महंगाई पे, बेरोजगारी पे, विकास पे,
किस चीज पे वोट दिया है? रोजगारी से। क्या कौन सा रोजगार चाहती हैं आप? लड़का हम वही तरह घूमत फिरत हमको नौकरी चाकरी रही थी हम। अच्छा, रोजगार के लिए। तो हम आपको बता दें कि कुछ रोजगार भी है, विकास भी है, सब कुछ के बावजूद मतदान सही तरीके से हो रहा है। प्रशासन अलर्ट है, किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है। जी उमाकांत, जैसे कि हमने मतदाताओं को यहाँ पर सुना, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे विकास का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल करने आए हैं। अगर बात करें चेहरों की, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि मऊ में अब्बास अंसारी जो है मऊ सदर से चुनावी मैदान में है, और कई ऐसे और भी चेहरे हैं जो कि चुनावी मैदान में है। इन चेहरों का कितना जो वो है कंसेप्ट यहाँ पर नजर आ रहा है, समीकरण कैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं? हम बता दें आपको कि जैसे मऊ सदर है, मऊ सदर में 25 साल मुख्तार अंसारी का राज रहा है जी। अब उसके बाद उनके बेटे अब्बास अंसारी आ चुके हैं। कुछ उनके द्वारा विवादित बयान भी दिए गए थे जी कि 6 महीने तक पुलिस कर्मियों का तबादला नहीं करेंगे और उनको हम समझाने का काम करेंगे। इसको क्रम में प्रशासन अलर्ट होकर उनके ऊपर मुकदमा भी कायम किया, जिससे कई बार लोग नाराज भी हैं जी। तो कहीं ना कहीं कल हमने बात करने का कोशिश किया मुस्लिम समुदाय के लोगों से, तो उन्होंने ये बताया कि मुझे विकास चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए जी। आइए संभव योगी सरकार में ही है, क्योंकि 25 साल से मऊ का विकास रुका हुआ है। तो हम ये चाहते हैं परिवर्तन, मऊ सदर का परिवर्तन होगा तभी मऊ का विकास होगा। 25 साल से विकास पीछे पड़ा हुआ है जी। तो विकास का मुद्दा ये कहा जा सकता है कि मऊ में सबसे बड़ा मुद्दा जो है विकास का है, चाहे वर्ग कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, लोग सबसे ज्यादा विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अगर वोटर्स की बात की जाए, जैसे कि आपने कहा मुस्लिम समुदाय के लोगों से आपने बात की, वहां पर कौन से समुदाय के, कौन से जाति जो है ये कह सकते हैं कि वो वोटर्स सबसे ज्यादा भारी पड़ते हैं और उनको साधने की कोशिश तमाम पार्टियों ने अब तक की है? वहां पर हम बताते हैं मऊ सदर की जो सीट है यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के ज्यादा संख्या है, उसके बाद राजभर संख्या है, वो अभी अपने में आपको मान्य रखती है। फिर सिंह बिरादरी है, यादव है, और वर्ग के लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा राजभर और मुस्लिम वर्ग जो प्रभावित करते हैं, किसी को बनाने और बिगाड़ने में भूमिका निभाते हैं। जी जी ठीक है उमाकांत, आप बने रहिए हमारे साथ। पवन भी हमारे संवाददाता लगातार चंदौली से हमारे पास यहाँ पर बने हुए हैं। पवन, जिस तरीके से हमने समीकरण मऊ में समझने की कोशिश की, अगर चंदौली की बात करें तो कौन सा ऐसा वोटर वर्ग है जो यहाँ पर तस्वीर बदलने का काम कर सकता है? देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पे अगर हम चंदौली के चंदौली के चारों विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पे दलित वर्ग की संख्या ज्यादा है, उसके बाद यादव वर्ग है, उसके बाद कुशवाहा वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है, और उसके बाद फिर क्षत्रिय वर्ग है। तो अगर हम बात करें अगर मुद्दों की, हमारे साथ देखिए कुछ लोग हैं बने जी जी, और आगे दोनों सुरक्षा के दृष्टि से किन मुद्दों पे आपने वोट किया है? हम साइकिल सपा। क्या किन मुद्दों पे आपने वोट? बेरोजगारी, महंगाई। नहीं, क्या आपको चेहरों पे वोट नहीं किया है किया? फिर उसके बाद मुझे पे वोट हम लोग किए हैं। विकास। आपका क्या नाम हुआ? सबसे पवन, आपके साथ मतदाता जो मौजूद हैं, जिनसे आप पूछ रहे हैं कि आखिर उन्होंने किन मुद्दों पर मताधिकार का इस्तेमाल किया, उनसे जरा ये भी पूछिए कि जिस मुद्दों को लेकर वो बात करें, कहाँ से वो भरोसा आया है कि अच्छा वो पार्टी उनके उस मुद्दे पर, उनके उस विचार पर खरा उतर पाएगी? यहाँ पे जो आप किस मुद्दे पे जो है हम विकास मुद्दे बात किए, वोट दिए हैं। क्या विकास आपको दिखा है? विकास करना, महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत कमियां हैं। तो कमियों आपने दिया या विकास पे? विकास वोट दिया, हम विकास के लिए वोट दिए हैं। मतलब कि विकास होना चाहिए, विकास अभी नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ, विकास होना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं। क्या इधर आइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? राजेश यादव। राजेश जी, किस मुद्दों आपने मतदान कर दिया है? जी सर, मतदान कर दिया। किन मुद्दों पे आपने मतदान किया है? बनते सर बेरोजगारी और महंगाई को देखते हुए वोट दिया है, और ये चाहते हैं कोई सरकार बदले और अच्छा सा शासन आए, जिसकी वजह से
सबका साथ सबका विकास हो। तो इस सरकार में भी तो बिजली मिल रही है, आपको राशन मिल रहा है। सर राशन से ही सारी समस्याएं दूर नहीं हो जाएंगे सर ना। अगर एक महीने में 10 किलो राशन भी मिल जाएगा तो समस्याएं दूर हो सकती है क्या सर? कितने बेरोजगार युवा हैं जैसे घूम रहे हैं, महंगाई देख रहे हैं कितने चरम सीमा पर है। ये सबको देखते हुए हम सभी लोगों ने विचार किया है कि नहीं, इस बार परिवर्तन चाहिए, इस बार परिवर्तन चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो प्रतीक्षा, आपको बता दूं कि इस बार यहाँ के जो जनता के जो मूड है, जैसा कि मैं अभी कुछ देर पूर्व ही आपसे बताया कि यहाँ पे देखिए महंगाई बेरोजगारी को लेकर के भी जनता के दिलों में एक आक्रोश है, तो जिसको लेकर के ये लोग भी मतदान कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम कुछ लोगों की अगर बात करें तो जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे बिजली, सड़क सुरक्षा और उसके बाद राशन को लेकर के भी लोग मतदान कर रहे हैं। किसान कहीं न कहीं अगर किसान नाराज हैं तो कहीं न कहीं किसान कुछ भी दिखाई दे रहे हैं। जी उमाकांत, आपके पास लौटूंगी। उमाकांत, जिस तरीके से हम वहां पर देख रहे थे, काफी संख्या में मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। अभी से ही भीड़ काफी नजर आ रही है। अगर बात की जाए सुबह जब 9 बजे से हमने आपसे यहाँ पर जानकारी लेना शुरू किया और अब तक कितनी तस्वीर बदल चुकी है? क्या जो देश की आधी आबादी है उसकी संख्या भी यहाँ पर बढ़ने लगी है, महिला मतदाताओं की संख्या भी बढ़ने लगी है? अब हम बता दें कि जो 7 बजे से मतदान हो रहे थे जी, और अब इस समय में पहले तो कम संख्या थी, लेकिन समय को देखते हुए संख्या बढ़ती जा रही है। मैं फिर कैमरामैन से कहूंगा कि अपने इस दृश्य को दिखाएं कि जो मतदाता अपने ऑटो का प्रयोग कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और किस संख्या में बढ़ रही है, और प्रशासन भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार है कि सुचारू रूप से चुनाव हो सके। हम और लोगों से भी जानने का कोशिश करते हैं कि वोट किस मुद्दे पे, क्या नाम है आपने वोट दिया, किस मुद्दे पर आपने वोट दिया, क्या आपका था? बेरोजगारी, शिक्षा, विकास, बेरोजगारी पर आपने वोट दिया है। क्या नाम है सर आपका? सतीश कुमार है। आप ये बताएं कि जो मतों का प्रयोग किया है किन मुद्दों पर किया है? विकास पे किया है, विकास हो रहा है। क्या नाम है आपका? समीर त्रिपाठी। क्या आपने अपने मतों का प्रयोग किया है? हाँ, मतों का प्रयोग किया हमने। तो क्या आप वोट दे चुके हैं? हाँ, वोट दे चुके हैं। इस क्रम में इसी तरह से लोग बता रहे हैं विकास है, कोई तरह बेरोजगारी है, तो इसका भी देखने को मिल रहा है जी। तो उमाकांत, काफी सारे मुद्दे लोग यहाँ पर पहुंचे, अभी भी लोग मौजूद हैं, जरा उनसे भी बात करिए। आपके साथ मतदाता जो वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ये पूछिए कि आखिर जो मतदान को लेकर ये तमाम मुद्दे तो हैं, लेकिन क्या भरोसा, किस भरोसे के साथ उन्होंने ये मतदान किया है? क्योंकि बहुत जरूरी है कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। ये एक वोट बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। उस बदलाव को कितना कर्तव्य के अपने निर्वहन में, कितनी जिम्मेदारी के साथ वो अपने इस कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं? हम आपको बता दें कि लोगों में उत्साह भी है कि जो ये चुनाव मेरा अधिकार है, वोट देना मेरा अधिकार है, मैं उसका प्रयोग करूं। वो कहीं ना कहीं अपने आप में माने रखता है कि कहीं न वोटों की संख्या को बढ़ाने का काम करेगा। अगर लोग अपने मुद्दे पर नहीं आएंगे, अपने मतों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो कोई भी सरकार बदल नहीं सकती। जब तक ज्यादा संख्या में वोट पड़ेंगे, और विकास से ज्यादा भारी पड़ता है कि बेरोजगारी को पड़ता है, वो तो कहना है कि आज चुनाव के बाद ही निर्भर होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया उमाकांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो मऊ से हमारे संवाददाता उमाकांत हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे। तो वहीं चंदौली से हमारे संवाददाता पवन लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे। ये अपडेट हम लेते रहेंगे दिन भर, क्योंकि चुनाव में तमाम अपडेट आप तक FM न्यूज पहुंचाता रहेगा। कहां पर कैसी तस्वीरें आ रही हैं और कौन सी परेशानी मतदाताओं को किस जगह पर झेलनी पड़ रही है, तो तमाम अपडेट दिन भर लगातार आपको चुनाव से जुड़ी हुई पहुंचाते रहेंगे। क्योंकि आज बहुत सारे दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पर है। लगातार मतदाता मताधिकार के इस्तेमाल के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसे में बहुत जरूरी एक बार फिर से हमारी आपसे ये अपील है कि आप मतदान केंद्र पर पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा जरूर बने और सरकार बनाने में अपनी भागीदारी जरूर दे। लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होंगे।